ये पहली कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये एक परिवार की कहानी है जिनके साथ दो अलग अलग घटनाएं हुई थी। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या इन घटनाओं को जुड़ा हुआ देखते हैं या फिर आपको लगता है इस परिवार के साथ घटी इन दोनों घटनाओं में कोई भी लिंक नहीं है। अक्टूबर 1, 2010 ये परिवार कैंपिंग के लिए जाता है। इस परिवार में 4 लोग हैं, एक 3.5 साल का बच्चा, उसकी बड़ी बहन और माँ पापा। ये लोग जहाँ पे कैंपिंग करने गए थे ये यूएस की एक बहुत ही फेमस कैंपिंग की जगह थी। शाम का वक्त था और अंधेरा हो चला था, पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। पूरा परिवार अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ था और दोनों बच्चे खेल रहे थे और उनके माँ पापा भी बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। इस छोटी लड़की का कहना है कि एक वक्त वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे और उसका भाई उससे लगभग 50 फीट की दूरी पे होगा। तब उस बहन ने कुछ सेकंड के लिए अपनी नजरें घुमाई और जब वापस देखा तो उसका भाई वहां पे नहीं था। उस लड़की ने अपने भाई को लगभग 5 मिनट तक ढूंढा, मगर वो उस कैंप साइट पर कहीं नहीं दिखा। लड़की ने जाके ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने भी जल्दी से आसपास अपने बेटे को ढूंढा, मगर लगभग 20 मिनट ढूंढने पर जब वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया, ना ही उस बच्चे की कहीं पे कोई पैरों के निशान दिखाई दिए जो कि आमतौर से ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि इतने छोटे बच्चे का अकेले इस तरह जंगल में गुम होना और आसपास कहीं नहीं मिलना, वो भी तुरंत, एक बहुत डरा देने वाली बात थी। बच्चे के माता पिता तुरंत फॉरेस्ट रेंजर्स को इत्तला करते हैं और तुरंत ही एक सर्च मिशन शुरू होता है इस 3.5 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए। यह सर्च ऑपरेशन लगभग 5 घंटे तक चलता है। इस कैंप साइट और उसके आसपास की जगह पे इस बच्चे को ढूंढा जाता है, मगर पहले 5 घंटे तक इस बच्चे का कहीं भर भी नामो निशान नहीं मिलता है। इस बच्चे को 5 घंटों तक ढूंढने के बाद यह बच्चा अचानक कैंप साइट के पास ही बने एक ट्रेल यानी रास्ता जैसा, इस पे सोया हुआ मिलता है। मैं ये बात बता दूं कि इस सर्च ऑपरेशन में लगभग 100 लोग थे और ये रास्ता जो कि बिल्कुल कैंप साइट के पास में ही था, कुछ नहीं तो 10 बार अच्छे से ढूंढा गया था, मगर इससे पहले वो बच्चा यहाँ पे नहीं था। भले ही इस बच्चे का इस तरह अचानक वहां पे आ जाना बहुत ही अजीब था, मगर पूरी टीम और उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे कि बच्चा मिल गया है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे को एक रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। इस घटना को लगभग 3 हफ्ते हो गए थे और ये परिवार बहुत ही खुश था कि उनका बच्चा सही सलामत है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशहूर हो गए। एक बार ये बच्चे का परिवार अपने दादा दादी के घर गए हुए थे और जब ये बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा था तो उसने कहा कि उसे दूसरी दादी पसंद नहीं है। तो उसकी दादी उसे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो बच्चा अपनी टूटी फूटी जबान में बताता है कि जब वो लोग कैंप साइट में थे और वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रहा था तो उसे जंगल में दादी दिखाई देती है जो उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। फिर वो लोग जंगल से चलते हुए एक पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहां पे वही एक गुफा के अंदर जाते हैं। बच्चा बताता है कि इस गुफा में बहुत सारी मकड़ियां थी और औरतों के पर्सेस भी थे। बच्चा कहता है कि ये दादी उसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी और जब वो उन सवालों का जवाब नहीं दे सका तो उसने इस बच्चे को गुफा से निकाल दिया और वो चलते हुए इस रास्ते पे आके सो गया। दादी ये बात सुन के अपने बेटे से बात करती है तो वो भी कहता है
कि उसने भी ये कहानी सुनी थी, मगर उसे लगा कि जरूर ये उसके बच्चे की सोच होगी और शायद वो जब सो रहा था तब उसने ऐसा कुछ सपना देखा हो। दादी कहती है कि कहीं इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं कि उसे सच में मेरे जैसे दिखने वाली किसी औरत ने अगवा कर लिया हो, क्योंकि ये इस जिस जगह पे मिला था वो जगह बहुत बार ढूंढी गई थी, मगर पहले बच्चा वहां पे नहीं था। तभी वो दादी बताती है कि वो और उनकी एक दोस्त भी उसी जगह पर आज से 1 साल पहले कैंपिंग करने गए थे, बिल्कुल उसी कैंप साइट पर। और जब वो लोग शाम के वक्त बाहर बैठे हुए थे, यानी जब अंधेरा हो चुका था, उन्हें जंगल में हमेशा 2 आंखें दिखाई दे रही थी। वो लोग जब भी अपनी टॉर्च की लाइट उन आंखों की तरफ मारते और कोशिश करते देखने की कि ये कौन सा जानवर है, तो वो आंखें वहां से गायब हो जाती और फिर कुछ देर बाद जंगल में किसी और जगह पर दिखती। थोड़ी देर तक वो लोग जरा घबरा गए, मगर उन्होंने बाद में सोचा ये जरूर कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो कि खाने की तलाश में है, और वो लोग रात को अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। जब इनकी सुबह में नींद खुली तो उन्होंने देखा वो अपने कैंप और अपने टेंट से दूर एक रास्ते में सोते हुए पाए गए। इस दादी और उसकी दोस्त के हाथों में किसी तरह के काटे जाने के निशान थे, और जब उनकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही थी तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो ये निशान ऐसे लगे जैसे किसी मकड़ी के काटने के निशान हो। जब वो दोनों चल के अपने कैंप साइट में वापस जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं तो पाते हैं कि उनके पर्सेस गायब थे और वहां पे नहीं थे। उनका बाकी का सारा सामान मिल गया बजाय बस उनके पर्स के। अब ये बात तो नहीं पता मुझे कि इन दोनों घटनाओं में क्या कोई संबंध है, मगर ये हादसे जिस जगह पे हुए थे, माउंट शास्ता, वो जगह इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू कहानियों के लिए बहुत मशहूर है। मतलब वहां पे कई बार ही लोग गायब हो जाते हैं और जब वो मिलते हैं तो उनकी कहानी कुछ अजीब ही रहती है, कुछ ऐसी जिस पे आपको कभी विश्वास ना हो सके। कार्ल लैंडर्स ये एक बहुत ही अच्छे हाइकर थे। पहाड़ों पे चढ़ना, हाइक करना, ये उनका एक पैशन था। ये रिटायर्ड थे और जब भी इन्हें वक्त और मौका मिलता वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग और हाइकिंग करने के लिए चले जाया करते थे। 1999 में कार्ल ने तय किया कि वो माउंट शास्ता पे हाइक करके चढ़ेंगे। माउंट शास्ता एक बहुत ही कठिन हाइक है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कार्ल ने इसके पहले एक बार माउंट शास्ता पे चढ़ाई की कोशिश की थी, मगर नाकामयाब रहे थे। तो इस बार उन्होंने तय किया कि वो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और इस चढ़ाई को पूरा करेंगे। तो चढ़ाई का दिन आ जाता है और कार्ल अपने 2 दोस्तों के साथ चढ़ाई शुरू करते हैं। इनका प्लान ये था कि दिन भर चढ़ाई करके वो लेक हेलन नामक एक जगह पे रात को कैंपिंग करेंगे और फिर अगले दिन सुबह वो अपने बाकी की चढ़ाई जारी रखेंगे। कार्ल की तबीयत सारी रात भर खराब रहती है क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे चढ़ाई कर ली थी, तो कार्ल की बॉडी को इस ऊंचाई से एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। इस चीज को ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। बहरहाल अगले दिन जब सब उठे तो कार्ल की तबीयत खराब ही थी, मगर पहले से थोड़ी बेहतर। कार्ल के दोनों दोस्त कहते हैं कि हमें आज यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी भी कार्ल की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वापस नीचे जाना चाहिए। कार्ल, जिसने एक बार इससे पहले भी माउंट शास्ता से हार मानी थी, इस बार वो बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं थे। कार्ल ने अपने दोस्तों को कहा कि वो अकेले ही बाकी का रास्ता तय करेंगे या फिर वो अभी निकल जाएंगे हाइक के लिए, क्योंकि वो बीमार है और उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। तो वो अपने दोस्तों से 3 घंटे अगर पहले निकल जाए तो वो लोग शायद
एक ही समय पर नीचे आ पाएंगे शाम होने तक। कार्ल के दोनों दोस्त इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि वो लोग अलग अलग हाइक करें, क्योंकि कार्ल की तबीयत खराब थी। मगर फिर कार्ल के बहुत समझाने पर वो दोनों मान गए, और वैसे भी आखिरी का रास्ता बस 650 फीट का ही था और कार्ल एक बहुत ही अनुभवी हाइकर थे। कार्ल अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और लगभग 3 घंटे बाद जब उनके दोनों दोस्त क्लाइंब शुरू करने जाते हैं तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि उसकी तबीयत भी बहुत खराब है और ये कि वो यहीं पर लेक हेलन के कैंप साइट पर ही उन दोनों का इंतजार करेगा। कार्ल का दूसरा दोस्त जो कि क्लाइंब के लिए जाता है, माउंट शास्ता की चोटी पर पहुंच के जब देखता है कि उनको कार्ल कहीं नहीं दिख रहा है तो वो जरा चौंक जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि उसे कार्ल या तो नीचे आते हुए दिखेगा या फिर चोटी पर आराम करते हुए दिखे। मगर उसका दोस्त सोचता है कि शायद वो कहीं पे आराम कर रहा है रास्ते में और किसी तरह उसे ये दिखाई नहीं दिया। जब वो दोस्त नीचे आ जाता है लेक हेलन के कैंप साइट पे तो अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि क्या कार्ल वापस आ गया है, तो उसका दोस्त कहता है नहीं, और फिर दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। इस चढ़ाई की ट्रेल यानी जो रास्ता क्लाइंबर्स इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ही ठीक है और इसके आसपास भी ज्यादा कोई पेड़ पौधे नहीं हैं कि कहीं अगर कार्ल बैठा होता या आराम कर रहा होता तो पेड़ों से छुप जाता। ये बहुत ही अजीब बात थी कि कार्ल के दोस्त को वो कहीं नहीं दिखा चढ़ाई करते वक्त और ना ही नीचे आते वक्त। कार्ल के दोनों दोस्त वहां के सर्च एंड रेस्क्यू टीम से संपर्क करते हैं और कार्ल को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है और इसमें लगभग 100 से अधिक लोग थे जो कार्ल को 2 हफ्तों तक ढूंढते रहे। एक बात यह भी थी कि उस दिन कार्ल और उसके दोस्तों की तरह ही बहुत सारे क्लाइंबर्स जो माउंट शास्ता पर चढ़ाई कर रहे थे आए हुए थे, मगर उनमें से भी किसी ने भी कार्ल को नहीं देखा था। 2 हफ्तों के बाद जब कार्ल का कोई अता पता नहीं मिला तो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। कार्ल का आज भी कोई पता नहीं चला है और आज भी ये केस ओपन। 2010 में एरिक लुइस जो कि एक 51 साल के बहुत ही अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर थे और उनके 2 दोस्त जो कि उनके ही जैसे बहुत ही अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर्स थे, उन सब ने यह तय किया कि वो वॉशिंगटन में एक माउंटेन में क्लाइंबिंग करने जाएंगे। पहाड़ का ये हिस्सा ऐसा था जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त दिखता है। ये हिस्सा लगभग 90 डिग्री का था और तीनों दोस्त ऐसे क्लाइंब करने वाले थे कि वो तीनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हो और पहले नंबर पे उनका एक दोस्त था यानी ए, फिर दूसरे नंबर पे था दोस्त बी और तीसरे नंबर पे था एरिक लुइस। क्लाइंब बहुत लंबी थी तो समय समय पर दोस्त ए एक जगह पे रुकता और रेस्ट करता और तब दोस्त बी और एरिक एक के बाद एक वहां पे आते और थोड़ा रेस्ट करते थे। तीनों मिलके कुछ देर रेस्ट करते और फिर ए पहले क्लाइंबिंग शुरू करता, फिर उसके बाद बी क्लाइंबिंग शुरू करता और उसके बाद एरिक उनके पीछे पीछे क्लाइंबिंग शुरू करता था। तो ऐसा सारा दिन चलता रहा और 5वीं बार जब ए ने रेस्ट किया और बी उसके पीछे आके रेस्ट कर रहा था तब उन्होंने ध्यान दिया कि 10 मिनट गुजर गए और एरिक अभी तक नहीं आया है। तब उन्होंने रस्सी को खींचा तो देखा कि रस्सी कटी हुई थी। जो लोग भी माउंटेन क्लाइंबिंग और ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि ऐसा चढ़ाई में कोई रस्सी तभी काटता है जबकि कोई बहुत बड़ा खतरा हो। तुरंत ए और बी वापस नीचे जाने लगते हैं ये देखने के लिए कि एरिक कहां पर है और क्या वो पहाड़ पे किसी जगह पर फंसा हुआ है या फिर उनको कोई चोट लगी है जिसके लिए उसने
अपनी रस्सी काट दी। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि एरिक के पैरों के निशान अचानक एक जगह पर रुक गए हैं। वहां से उनके पैरों के कोई भी निशान नहीं है। अगर एरिक ने रस्सी काटी तो उनके कहीं ना कहीं पैरों के निशान होने ही चाहिए, जो कि ये साबित करते हैं कि एरिक रस्सी को काटकर किस तरफ गए हैं। एरिक के दोनों दोस्त जब उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो वापस नीचे जाकर वहां के फॉरेस्ट रेंजर्स को ये खबर देते हैं। एरिक को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है और लगभग 2 हफ्तों तक चलता है। इस बीच एरिक का बैग और उसका बाकी का सामान उन्हें एक गुफा के अंदर मिलता है, जो कि एरिक के पैरों के निशान वाली जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। ये लगभग या फिर शायद बिल्कुल नामुमकिन है कि एरिक उस गुफा तक किसी भी तरह पहुंच सके, क्योंकि एरिक ने अपनी रस्सी काट दी थी और उनके पास कोई जरिया नहीं था कि इतनी दूर जा सके इस पहाड़ पर। बहरहाल एरिक का बैग बरामद होने के बाद भी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पूरे 2 हफ्तों तक चला और फिर कोई भी सुराग ना मिलने पर यह मिशन बंद कर दिया गया। एरिक आज भी लापता है। ये वाकया कुछ ऐसा है कि एरिक माउंटेन पे चढ़ाई कर रहा था और अचानक गायब हो गया, क्योंकि ना ही कोई पैरों के निशान, ना ही मृत शरीर, ना ही और कुछ भी सुराग मिला है सिवाय उसका सामान, जो कि 2 किलोमीटर दूर था और इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा देता है। साल 1978 था। एक लड़का जिसका नाम स्टीवन कुबाकी था, वो एक कॉलेज में पढ़ता था और उसकी उम्र उस वक्त थी 23 साल। स्टीवन को हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कीइंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। 1978 में ही जब स्टीवन का ग्रेजुएशन पूरा होने पे था और इसके ठीक पहले उसने ये तय किया कि वो एक सोलो स्कीइंग ट्रिप पे जाना चाहता है लेक मिशिगन नामक एक जगह पर। तो इस लेक मिशिगन के एरिया पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये जगह को मिशिगन ट्रायंगल भी कहा जाता है और इसका कारण है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खो जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल में होता है कि वहां पे कई सारे प्लेन, जहाज आज तक खो चुके हैं। तो स्टीवन जिस जगह पे स्कीइंग करने वाला था वो जगह भी इस मिशिगन ट्रायंगल के अंदर ही थी, मगर क्योंकि स्टीवन खुद इतना अनुभवी था और स्कीइंग तो वो बचपन से ही करता आ रहा था, तो इसलिए किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और वैसे भी स्टीवन ने कहा था वो सुबह जाके रात में वापस आ जाएगा। स्टीवन को गए हुए एक दिन हो गया था और उसके अगले दिन मिशिगन ट्रायंगल में ही कुछ और लोग वहां पे स्कीइंग करने आए थे और उन्होंने देखा किसी इंसान के स्कीइंग ट्रैक से और वो मिशिगन ट्रायंगल के ही एक लेक के पास जाके रुक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पे किसी का स्कीइंग का पूरा सामान रखा हुआ है पर आसपास कोई इंसान नहीं है। वो लोग जानते थे कि किसी भी इंसान के लिए वहां से बिना स्कीइंग का सामान लिए निकलना नामुमकिन है, तो इसलिए उन्होंने वहां के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को इत्तला की कि ये कह के कि जरूर इस एरिया में कोई गुम हो गया है और उसे मदद की जरूरत है। तो लगभग उसी दौरान स्टीवन के घर वाले और दोस्तों ने भी इस बात को समझा कि अभी तक स्टीवन वापस नहीं आया है और उन्होंने भी मिशिगन लेक एरिया के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और पुलिस से संपर्क किया, ये कहते हुए कि अभी तक स्टीवन वापस नहीं आया है और उसे कल लौटने की बात थी। अब एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है इस जगह के आसपास, यानी उस लेक के आसपास जहां पे स्टीवन के स्कीज मिले थे। ये ऑपरेशन कई दिनों तक या कहे तो कई हफ्तों तक चला। तो एक सबसे अजीब बात यह भी थी कि अचानक एक दिन स्टीवन का बैग उसी जगह पे आ जाता है जहां पे कि स्टीवन के स्कीज पाए गए थे। अब इस बात से सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शुरुआत में तो ये बैग यहाँ पे नहीं था, सिर्फ स्टीवन की स्कीज ही थी। तो अचानक
कई दिनों बाद इस जगह पर वो बैग कैसे आ जाता है? क्या ये बैग वहां पे हमेशा ही था या फिर किसी ने ये बैग बाद में रखा है? पर यह ऑपरेशन जब 1 महीने तक चला और कुछ भी सबूत या सुराग हाथ नहीं आए तो इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर देना पड़ा। सबने कहा कि शायद हुआ ये होगा कि स्टीवन उस लेक के पास आता है और अपना सारा सामान निकाल के रखता है। बाद में वो किसी कारण या फिर स्विमिंग करने के लिए उस लेक में गया होगा और वहीं पे डूब गया। क्योंकि लेक सर्दियों में जम जाता है तो इसकी भी संभावना कम थी, मगर इसके अलावा कुछ और हुआ होगा इसका भी कोई सबूत नहीं था। 15 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुबह स्टीवन के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। स्टीवन के पिता जब दरवाजा खोलते हैं तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने खड़ा था उनका लड़का स्टीवन। स्टीवन के पिता उसे पूछते हैं कि तुम यहां कैसे और तुम कैसे हो। तभी स्टीवन के घर में उनकी चाची आती है और वो भी उतनी ही चौंकी हुई थी जितना स्टीवन के पिता थे। जब स्टीवन से पूछा जाता है तो उसे पता भी नहीं होता है कि 15 महीने बीत चुके हैं। पिता जब उसे पूछते हैं कि तुम यहां कैसे आ गए, क्योंकि तुम तो यहां से 1200 किलोमीटर दूर लेक मिशिगन में थे। स्टीवन बताता है कि उसे बस याद है कि वो स्कीइंग कर रहा था और उसके बाद वो एक मैदान में पड़ा था और उठकर वो अपनी चाची के घर चला जाता है और वो चाची उसे यहां लेके आई है। स्टीवन के लिए जैसे वक्त रुक गया था। उसे ये पता भी नहीं था कि इस बीच में 15 महीने बीत चुके हैं। जब उन लोगों ने स्टीवन का सामान और कपड़ों को टटोला तो उन्हें पता चला कि वो पूरा यूएसए घूम चुका है। इस बीच में उसके पास यूएसए के अलग अलग शहरों के फ्रिज मैग्नेट्स और गिफ्ट थे। उसके पास नए कपड़े, नया बैग, नए जूते, नए सनग्लासेस सब थे और यहां तक कि उसने जो टी शर्ट पहनी रखी थी वो टी शर्ट एक मैराथन की टी शर्ट थी, जो कि ये बताती है स्टीवन विस्कॉन्सिन में किसी मैराथन का हिस्सा भी था। ये कहानी मीडिया में भी बहुत उछली थी, मगर ना ही स्टीवन और ना ही किसी और को कभी पता चला कि उन 15 महीनों में स्टीवन कहां। साल 2018 में डैनी फिलिपाइडस एक 49 साल के फायर फाइटर थे जो कि कनाडा में रहते थे। डैनी और उनके फायर फाइटर दोस्त एक रिवाज को फॉलो करते थे और वो रिवाज ये था कि वो साल में एक बार सब मिलके स्कीइंग करने जाया करते थे। तो साल 2018 था और डैनी के साथ उसके 7 और दोस्त एक स्कीइंग रिजॉर्ट में स्कीइंग करने के लिए जाते हैं। दोपहर का वक्त हो चला था। सबने कहा कि क्यों ना वापस चल के अपने रूम में खाना खा लिया जाए और फिर दोपहर में रेस्ट करने के बाद शाम में वापस आते हैं स्कीइंग करने के लिए। डैनी तभी ये सबको कहता है कि वो अभी भी कुछ देर और स्कीइंग करना चाहता है और वो उनसे वापस आधे घंटे बाद रूम में ही मिलेगा। जब 1 घंटे बाद भी डैनी वापस नहीं आता है होटल में तो उसके सारे दोस्त वापस स्कीइंग करने के लिए चले जाते हैं। अब अंधेरा हो गया था और जब सब वापस अपने रूम्स में आते हैं तो ये देख के चौंक जाते हैं कि डैनी अभी तक वापस नहीं आया है। होटल में पूछने पर पता चलता है कि डैनी तो दोपहर के बाद वापस आया ही नहीं है। जब वो लोग डैनी की गाड़ी देखते हैं तो वो अभी तक वहीं पे थी और डैनी का सारा सामान भी उसके रूम में ही था। इसका मतलब था डैनी वापस घर तो नहीं गया है। अब जब डैनी का कहीं भी कोई पता नहीं चला तो पुलिस में एक रिपोर्ट करके एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन बहुत ज्यादा लोग थे उस स्कीइंग रिजॉर्ट में और किसी न किसी ने डैनी को तो जरूर देखा होगा, क्योंकि इतने लोगों के बीच किसी का भी डैनी को ना देखना लगभग नामुमकिन था।
ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चला और डैनी की फोटो दिखा के उस रिजॉर्ट के हर आदमी से पूछा गया क्या उन्होंने डैनी को कहीं देखा है या नहीं। आखिरकार कई दिनों के बाद यह ऑपरेशन बंद कर दिया गया और डैनी के परिजनों को यह बताया गया कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे डैनी की मौत हो गई है। इस खबर को बस 2 या 3 दिन हुए थे और डैनी का पूरा परिवार इस सदमे से लड़ रहा था। डैनी की पत्नी घर पे थी जब उसे एक कॉल आता है एक अननोन नंबर से और वो पहचान जाती है कि ये डैनी ही है। डैनी बस यही कह रहा था कि उसे पता नहीं वो कहां पर है और वो कैसे यहां पे पहुंचा, मगर उसे मदद की जरूरत है। डैनी की पत्नी उसे कहती है कि उसे पुलिस को कॉल करना होगा ताकि पुलिस उसे ट्रेस करके ढूंढ सके कि वो कहां पे है। पुलिस के पास डैनी का फोन आता है और डैनी उन्हें समझाता है कि वो किस जगह पे है। डैनी की बताए हुए जगह पे जब पुलिस समझती है और वहां पहुंचती है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डैनी जहां पे था वो उस स्की रिजॉर्ट से लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर था और उसने अभी भी अपने स्कीइंग के कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े जो उसने खोते वक्त पहने थे। डैनी के पास एक ब्रांड न्यू आईफोन था और एक नई सिम भी थी, पर उसके पास कोई पैसे नहीं थे। डैनी के बाल भी कटे हुए थे, ऐसे जैसे उसने हाल ही में हेयर कट करवाया हो। डैनी को कुछ भी याद नहीं कि वो इस दौरान कहाँ पे था और ये सब कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। अजीब बात यह है कि जब डैनी का वॉलेट और पैसे सब कुछ स्की रिजॉर्ट में थे तो वो यहाँ 4000 किलोमीटर दूर कैसे आया। बिना पैसे के डैनी ने एक नया आईफोन कैसे खरीदा। और तो और जब उसने हेयर कट करवाया, उस हेयर कट वाले ने क्यों पुलिस को कॉल नहीं किया कि उसकी दुकान में एक आदमी स्कीइंग के कपड़े पहन के हेयर कट करवाने आया है। ये सब सवाल इस गुत्थी को बहुत ही ज्यादा उलझा दे रहे थे। किसी को आज तक पता नहीं चला कि डैनी के साथ क्या हुआ था, कैसे डैनी बिना पैसों के, बिना वॉलेट के 4000 किलोमीटर दूर पहुंचा, कैसे उसने एक फोन लिया और हेयर कट करवाया और ये सब स्कीइंग के कपड़े पहन। ये कहानी एक ऑफिशियल रिपोर्ट में दाखिल है, मगर क्योंकि इस घटना का समय इतना पुराना है, करीब 1898 के, सही तरीके से इसकी जगह किसी को पता नहीं है कि ये घटना कहाँ हुई थी। कुछ लोग इसे आयरलैंड से जुड़ी हुई घटना कहते हैं और कुछ लोग इसे स्कॉटलैंड से जुड़ी हुई घटना कहते हैं 1898 साल था और एक लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसके घर के पास ही एक छोटी सी नदी गुजरती है और वो लड़का अपने तीर धनुष के साथ पूरे इलाके में घूम रहा था और खेल रहा था। तीर और धनुष से खेलते खेलते जब वो ऊब जाता है तो पास में उस छोटी नदी में वो उतर के पत्थर से एक डैम टाइप का बना रहा था ताकि पानी को रोका जा सके और मछली को पकड़ा जा सके। जब वो ये मछली पकड़ने का डैम बना रहा था, ये लड़का देखता है कि नदी के पास के जंगल से एक आदमी आता है। उसने बहुत ही अच्छा सूट पहना हुआ था और वो उसके पास आके पूछता है, हे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तो वो लड़का बताता है कि वो मछली पकड़ने का एक ट्रैप बना रहा है ताकि वो मछली पकड़ सके। ये आदमी उस बच्चे से कहता है कि अगर तुम थक गए हो तो चलो मेरे साथ मेरे घर। मेरा घर यहीं पर है पीछे जंगल में और तुम मेरे बेटे के साथ भी खेल सकते हो। ये पुराना समय था और उस वक्त शायद लोग आज की तरह एक दूसरे पर इतना शक नहीं करते थे। तो ये बच्चा राजी हो जाता है और उस अनजान आदमी के साथ उसके घर चला जाता है। वो घर पहुंच के देखता है कि वहां पर उस आदमी का पूरा परिवार था और बच्चे भी खेल रहे थे। और तो और उस लड़के का एक चाचा भी इनके घर में ही बैठा हुआ था और इस परिवार के लोगों के साथ बात कर रहा था। ये लड़का
पूरा दिन इन बच्चों के साथ खेलता है और फिर रात को खाना भी इस परिवार के साथ उनके घर में ही खाता है। रात के खाने के बाद इस लड़के को बहुत नींद आती है और वो सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। ये लड़का जरा घबरा जाता है क्योंकि उसने ना ही अपने घर में या किसी और को बताया था कि वो यहाँ पे है और शायद उनके घर वाले अब तक उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। पर तभी उसे याद आता है कि उसके चाचा ने तो उसे यहाँ देखा था और वो जरूर बता देंगे कि ये लड़का कहाँ पे है। तो ये लड़का उस घर के आदमी को कहता है कि क्या वो उसे वापस उसके घर तक छोड़ देगा, और वो आदमी कहता है वो उसे आधे रास्ते तक छोड़ के बाकी का रास्ता बता देगा। अब ये दोनों चलते हुए जा रहे थे इस लड़के के घर की तरफ। चारों तरफ उजाला था और बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई थी। ये आदमी उस लड़के को कहता है कि यहाँ से आगे चले जाओ तो तुम नदी के पास पहुंच जाओगे जहां पे हम कल मिले थे। लड़का उस आदमी को धन्यवाद कहता है और आगे चलने लगता है। चलते चलते जब वो लड़का पीछे घूम के देखता है उस आदमी को, तो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि ना ही पीछे वो आदमी था, पर बल्कि अभी तो पीछे पूरा अंधेरा था और जंगल में पूरी तरह रात थी। जंगल में पूरा अंधेरा था और रात हो चुकी थी। वो आगे देखता है तो कुछ लोग उस लड़के के तरफ ही दौड़ते हुए आ रहे थे और वो समझ जाता है कि क्योंकि वो रात भर नहीं आया था तो ये सब उसे ढूंढ ही रहे होंगे। लड़का बताता है कि वो ठीक है और जब वो अपने चाचा को देखता है तो उसे कहता है कि आपने क्यों नहीं बताया, मैं उस घर में था और आप भी वहीं पे थे। तो वो चाचा हैरान हो जाता है और कहता है वो कहीं भी उसके साथ नहीं थे। वो लोग उस लड़के को बताते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं वो नहीं मिल रहा है और ना कि सिर्फ 1 दिन। वो लड़का ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ 1 रात ही उस घर में था। वो लड़का उस घर और उस परिवार के बारे में बताता है तो ना ही किसी ने ऐसे किसी परिवार के बारे में सुना या कभी उनको देखा था। और तो और उस जंगल में आगे जहाँ पे उस लड़के ने उस घर के बारे में बताया था वहाँ पे ऐसा कोई घर भी नहीं था। ये लड़का तो वापस मिल गया, पर सवाल ये है कि ये 3 दिनों तक कहाँ पे था। साल 1963 और तारीख 23 जून। 7 साल का लड़का ब्रूस फैरन अपने कजिन्स और चाचा चाची के साथ विंटर माउंटेन पे हाइक के लिए गया था। इनको इस माउंटेन पे पिरामिड लेक नामक एक जगह पे जाना था और इनका ये प्लान था कि इस पिरामिड लेक जगह पर 2 दिन तक कैंपिंग की जाएगी और रहा जाएगा। पूरा परिवार इस लेक पिरामिड पे पहुंचता है और वो लोग अच्छी कैंप साइट ढूंढ के एक कैंप सेटअप करते हैं। कैंप सेटअप करने के बाद सारा परिवार सोचता है क्योंकि गर्मी भी है और लेक का पानी ठंडा लग रहा है तो क्यों ना लेक में स्विमिंग की जाए। पूरा परिवार यानी ब्रूस के कजिन्स और चाचा चाची सब तैयार होते हैं लेक में स्विम करने के लिए। जब सब लोग लेक में घुसने वाले थे कि तभी ब्रूस अपने चाचा को कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और ये कह के वो कैंप साइट के पास की झाड़ियों में चला जाता है। 5 मिनट बाद भी जब ब्रूस वापस नहीं आता तो उसके चाचा और चाची जोरों से ब्रूस का नाम लेके चिल्लाते हैं ताकि ब्रूस झाड़ियों से बाहर आए उनके सामने। शुरुआत में तो उन्हें लगा ब्रूस छुपा हुआ होगा और मजाक कर रहा है, मगर 10 मिनट बाद उसके चाचा लेक से बाहर जाके झाड़ियों में देखते हैं तो ब्रूस सच में वहां पे नहीं था। सब लोग तब स्विमिंग बंद करके बाहर आके ब्रूस को ढूंढते हैं और लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद जब ब्रूस कहीं नहीं मिलता तब जाके वहां पे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाई जाती है और ब्रूस के चाचा पुलिस और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को इत्तला करते हैं। उस दिन एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चालू किया जाता है ब्रूस को ढूंढने के लिए। पूरा दिन गुजर जाता है पर ब्रूस का कहीं भी पता नहीं चलता। अगले दिन शाम के 4 भी बज जाते हैं
और अब इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और ब्रूस का परिवार भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ रहा था कि शायद अब ब्रूस, उनका प्यारा बच्चा, उन्हें कभी भी ना मिले। लगभग इसी वक्त शाम के 4 या 5 बजे एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर जो ब्रूस को ढूंढ रहा था और ब्रूस के खोने की जगह से कई किलोमीटर दूर था और एक पहाड़ के सामने खड़ा था। वो जानता था ये बच्चा इस पहाड़ पे तो नहीं हो सकता है। तो वो घूम के वापस जा रहा था कि अचानक वो देखता है कि पहाड़ पे बने हुए रास्ते से कोई नीचे उतर रहा है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा ब्रूस था। ब्रूस बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा भूखा था क्योंकि उसने कल से कुछ खाया नहीं था। एक बात कहनी जरूरी है कि ब्रूस जहाँ पे पाया गया था वो जगह उसके खोने की जगह से कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर दूर थी और वो जिस पहाड़ से उतर रहा था वो एक 500 मीटर से भी ज्यादा बड़ा पहाड़ था और उसका उस पहाड़ पे बिना किसी माउंटेन क्लाइंबिंग गियर के उतरना या चढ़ना लगभग नामुमकिन था। ये भी बहुत ही अजीब बात थी कि एक 7 साल का बच्चा सिर्फ 30 घंटों में इस जंगल में कैसे 30 किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। ब्रूस को जब पूछा गया तो उसने कहा उसे याद नहीं है कि वो कैसे वहां पहुंचा या फिर कैसे खोया। उसे याद है कि वो वॉशरूम करने गया था और फिर उसे याद है कि वो एक झरने से पानी पी रहा था और फिर रात में वो सो रहा था। ब्रूस ने ये भी कहा कि वो जहाँ पे सो रहा था उस जगह पे बहुत सारे जानवर भी थे और वो उसे रात भर दूर से देख रहे थे। ब्रूस का मेडिकल चेकअप भी होता है और वो बिल्कुल ठीक था। ब्रूस जब जरा और बड़ा हुआ तब भी उसे जब पूछा गया तो उसे कुछ याद नहीं था कि उन 30 घंटों में क्या हुआ था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने अंदाजा ये लगाया था कि हो ना हो जरूर ब्रूस को किसी ने किडनैप कर लिया था और फिर बाद में या तो ब्रूस किसी तरह वहां से भाग निकला या फिर उसी किडनैपर ने ब्रूस को रिहा कर दिया होगा। यही एक कारण समझ में आता है कि कैसे ब्रूस 30 किलोमीटर दूर पहुंच सका और उसके सिवा और कुछ तो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको ब्रूस कैसे इतने दूर पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बारबरा बुलक 2007 में एक 55 साल की महिला थी और अपने पति के साथ यूएसए के मोंटाना में रहती थी। जुलाई में बारबरा के पति के एक कजिन और उसका बॉयफ्रेंड उनके साथ 2 दिन के लिए रहने आते हैं। बारबरा कहती है कि वो उन दोनों को एक दिन हाइक के लिए ले जाएगी ताकि वो इस जंगल को और करीब से देख सके। अगले दिन सुबह जब हाइक के लिए जाना था तो बारबरा के कजिन की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो चल सकता है हाइक पर बारबरा के साथ। बारबरा और जिम हाइक के लिए निकल जाते हैं। दोपहर में लगभग 1:30 बजे बारबरा के पति को एक कॉल आता है पुलिस का और उसे ये बताया जाता है कि बारबरा मिसिंग है और मिल नहीं रही है। पुलिस उसे कहती है कि जिम ने ये रिपोर्ट किया है कि बारबरा खो गई है और अच्छा होगा कि बारबरा के पति वहां पे आ जाए और सुने कि क्या हुआ है। जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं और जिम पुलिस के सामने फिर से वही कहता है जो वो पिछले 1 घंटे में कई बार कह चुका है। जिम बताता है कि वो दोनों हाइक पूरी करके पहाड़ के ऊपर पहुंच गए थे। उसके बाद वो लोग वहीं पर बैठ के कुछ सैंडविचेस खाते हैं और आधा घंटा बिताते हैं पहाड़ के ऊपर शहर को देखते हुए। आधे घंटे बाद वो लोग सब पैक करके वापस नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी जिम ने सोचा वो एक बार पहाड़ से नीचे शहर को फिर से देखेगा और एक अच्छी सी फोटो लेना चाहता है। जिम घूम के एक फोटो लेता है और जब वापस घूमता है तो बारबरा वहां पे नहीं थी। जिम थोड़ा आगे जाता है ये सोच के कि शायद बारबरा इस बीच में आगे निकल गई हो, मगर बारबरा आगे भी कहीं नहीं थी। जिम कहता है उसने बस 40 सेकंड के लिए ही पीछे देखा था और उस बीच में बारबरा जैसे गायब हो गई। उसने न किसी जानवर की आवाज सुनी और न कुछ और सुना था।
जिम देखता है कि इस ट्रेल के आसपास भी जंगल ज्यादा घना नहीं था, तो किसी का अचानक पेड़ों के पीछे भी छुपना लगभग नामुमकिन था। जिम चलते हुए ट्रेल के अंत तक पहुंच जाता है और पहाड़ के नीचे आ जाता है, मगर उसे बारबरा कहीं नहीं दिखती है। जिम ने कई बार आवाज देकर बारबरा को बुलाया, बारबरा का नाम चिल्लाया पूरे रास्ते, पर बारबरा का कोई जवाब कभी भी नहीं आया। नीचे जाके वो देखता है पार्किंग में उसकी गाड़ी अभी भी है। वहीं पे कुछ लोग रोड की मरम्मत का काम कर रहे थे, तो वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी को इस रास्ते से नीचे आते हुए देखा है, और वो लोग मना कर देते हैं कि उन्होंने तो किसी को नहीं देखा। जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वापस पूरे ट्रेल पे चल के ऊपर पहुंचता है, इस उम्मीद में कि कहीं तो उसे बारबरा देख जाएगी, पर नहीं, बारबरा कहीं भी नहीं थी। आखिरकार जिम थक हार के नीचे आता है और पुलिस को कॉल करके ये बात बताता है। 48 घंटों तक एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलता है। इस जगह और इसके आसपास बारबरा को ढूंढा जाता है, पर कहीं भी उसका कोई अता पता नहीं था। इस सर्च में स्निफिंग डॉग्स भी लाए गए थे और उन्होंने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा जैसा बारबरा अचानक उस जगह से गायब हो गई। स्निफिंग डॉग्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि बारबरा कहाँ गई होगी। शुरुआत में सबको जिम के ऊपर भी शक था, मगर वो एक पॉलीग्राफिक टेस्ट लेता है जहां पे ये साबित हो जाता है कि जिम जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। आखिरकार ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है और बारबरा का कोई भी पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि आज भी बारबरा का कोई पता नहीं चला है कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था और वो अचानक ऐसे कैसे और कहां गायब हो गई होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बारबरा के साथ क्या हुआ होगा? आपकी थ्योरी क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर। साल 1910 था और उस वक्त एक 23 साल का आदमी ओलिवर मोंटाना स्टेट में एक लोकोमोटिव इंजीनियर का काम करता था। भले ही कार्स और गाड़ियां उसका पेशा था, मगर ओलिवर को शिकार करना बहुत पसंद था। ओलिवर बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला था और कभी भी बहुत दबाव वाली स्थिति में भी वो हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखता और हर मुश्किल से निकल जाता था। 1910 साल के अक्टूबर महीने में ओलिवर अपने छोटे भाई और कजिन के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क के एरिया में शिकार करने के लिए जाता है। वो लोग जंगल में जाते हैं और एक अच्छी जगह देख के अपना कैंप सेटअप करते हैं। उस शाम और रात वो लोग अपने साथ ही लाए हुए खाने को खाते हैं और फिर एक कैंप फायर जला के वहीं पे बैठते हैं। रात को वो लोग जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ओलिवर सबसे पहले उठ जाता है और जब वो कैंप साइट के पास देखता है तो उसे एक हिरन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो अपने कजिन और भाई को नींद से उठाता है और कहता है कि वो इस हिरन के पैरों के निशान का पीछा करेगा और कोशिश करेगा कि वो इसका शिकार कर सके। उसका भाई और कजिन इस बात को मान जाते हैं और ओलिवर उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए निकल जाता है। शाम हो जाती है और अंधेरा होने पे आ जाता है। अब ओलिवर के भाई और कजिन बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो सुबह से इस हिरन के पीछे गया है और अभी तक वापस नहीं आया। इस बीच में कई बार ओलिवर के भाई ने सोचा कि वो उसके पीछे जाएगा ओलिवर को ढूंढने, मगर फिर उसके कजिन ने कहा कि ओलिवर जंगल और हंटिंग इतने अच्छे से जानता है कि उसके खोने का सवाल ही नहीं उठता और ये कि वो किसी भी वक्त वापस आ रहा होगा। वो दोनों सो जाते हैं ये सोचते हुए कि जरूर ओलिवर रात को वापस आ जाएगा, मगर वो जब सुबह उठते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओलिवर अभी तक वापस नहीं आया था। वो दोनों जंगल के बाहर जाते हैं और अपने साथ अपने परिवार के 2 और लोगों को ले आते हैं ओलिवर को ढूंढने के लिए। जब वो सब ओलिवर के पैरों के निशान को फॉलो करते हैं
तो पाते हैं कि उसके पैरों के निशान एक छोटी सी नदी के पास जाते हैं और नदी के साथ साथ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक उसके पैरों के निशान पाए जाते हैं। मतलब वो नदी के किनारे से 5 किलोमीटर चलते हुए गया था और उसके बाद वहीं पे एक जगह पे कुछ लकड़ियां भी मिलती है, ऐसे जैसे कि वहां पे किसी ने कैंप फायर जलाई हो। उसके बाद ओलिवर के पैरों के निशान थोड़ा और आगे जाके उस छोटी नदी में घुसते हुए दिखते हैं। ये छोटी नदी का पानी बहुत ही कम था, लगभग किसी के घुटने से ऊपर नहीं होगा, तो फिर इसमें किसी के भी डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता। मगर जब उन्होंने आगे पीछे कई किलोमीटर तक ढूंढा तो उसके बाद ओलिवर के पैरों के निशान नहीं मिले। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और स्नो हुआ था, तो जैसे पहले उसके पैरों के निशान मिले थे वैसे ही उस नदी से बाहर आते हुए उसके पैरों के निशान होने चाहिए थे, पर वो निशान कहीं भी नहीं थे। तभी उसका कजिन उस जंगल से बाहर जाके पुलिस में एक रिपोर्ट करता है और तभी ओलिवर को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चालू किया जाता है। 2 दिनों तक पूरा जंगल, पूरी नदी, सब कुछ ढूंढ लिया जाता है, पर नहीं ओलिवर और नहीं उसके पैरों के निशान कहीं मिलते हैं या दिखाई देते हैं। ऐसे जैसे वो नदी में जाने के बाद कभी उसमें से निकला ही नहीं होगा। तीसरे दिन एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर जब एक छोटी सी पहाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक कैंप फायर है और बूट्स भी रखे हुए हैं, मगर कोई आदमी आसपास नहीं है। वो ऑफिसर देखता है बूट्स के पास से ही पैरों के निशान है, मगर ये निशान खाली पैरों के हैं। निशान ऐसे थे कि कोई बर्फ पे खाली पैर चल रहा होगा। वो ऑफिसर इन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि फिर से ये निशान एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अंधेरा भी हो चला था, तो तब वो ऑफिसर सोचता है कि क्या उसे अभी इन निशान का पीछा करना चाहिए या फिर वापस जाके और लोगों को लाना चाहिए। पर तभी उसे दिखता है कि आगे पहाड़ पे कोई चल रहा है। वो समझ जाता है ये जरूर वही आदमी है जिसके पैरों के निशान का पीछा ये ऑफिसर कर रहा है, और हो ना हो ये ओलिवर ही है। वो आवाज देके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी नहीं रुकता है, बस आगे बढ़ता जाता है। वो अपनी बंदूक निकाल के हवा में फायरिंग करता है ताकि वो आदमी रुक जाए, मगर फिर भी वो आदमी पहाड़ पे चढ़ते ही जा रहा था और रुक नहीं रहा था। वो ऑफिसर वापस चला जाता है क्योंकि इस अंधेरे में उसके लिए ये संभव नहीं था कि वो इसका पीछा करे। ऑफिसर वापस जाके सबको बताता है और अगले दिन सुबह उसी जगह पे सारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स जाते हैं और सर्च शुरू करते हैं। पर दिक्कत ये थी कि पिछले रात इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि अब उस आदमी के पैरों के निशान ढक गए थे और कोई भी पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अगले 2 दिनों तक ढूंढती है, मगर ओलिवर का कोई पता नहीं चलता है। ओलिवर का कभी भी उसके बाद पता नहीं चला था और वो जैसे पूरी तरह गुम हो गया। ये कहानी उस समय न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आई थी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो आदमी जो ऊपर जा रहा था वही ओलिवर था और उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था, और कुछ लोग कह रहे थे कि जरूर किसी ने ओलिवर को मारा होगा और वो जो ऊपर जा रहा था वो वही जानवर था जिसने ओलिवर को मारा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ओलिवर के गुम होने के पीछे क्या कारण है? आपकी क्या थ्योरी है इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साल था 1969। रॉबर्ट विंटर्स एक 78 साल के रिटायर्ड आदमी थे और ओरेगन यूएसए में रहते थे। रॉबर्ट को अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो अपनी सारी जिंदगी कैंपिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग ऐसे काम कर चुके हैं और उन्हें ये सब करना बहुत ज्यादा पसंद था। 1969 के अक्टूबर महीने में रॉबर्ट और उनके 3 बेटे स्पार्क्स लेक नामक एक जगह पे जाते हैं अपनी सालाना हंटिंग ट्रिप के लिए।
उनके परिवार में ये एक रिवाज जैसा था कि पिता और तीनों बेटे साल में एक बार हंटिंग ट्रिप के लिए जरूर जाते थे। ये लोग इस जगह पे लगभग 20 साल से आ रहे थे और पूरे एरिया को बहुत अच्छे से जानते थे। इन लोगों ने लेक स्पार्क्स के पास के माउंटेन के बेस पर ही अपना कैंप सेटअप किया था और पहले 2 दिन सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 8 अक्टूबर को उन्हें पता चला कि एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म यानी बर्फीला तूफान आने वाला है इस एरिया में। इस बार इन्होंने ये तय किया कि माउंटेन में न जाकर वो लोग कैंप के आसपास के इलाके में ही हंटिंग करेंगे और रात को कैंप साइट से सब मुलाकात करेंगे। वो चारों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और शाम को अंधेरा होने के पहले सब कैंप साइट पे वापस आ जाते हैं, सिवाय पिता रॉबर्ट के। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, रॉबर्ट के तीनों बेटे बहुत घबरा गए, क्योंकि कारण था वो स्नो स्टॉर्म भी आने वाला था। वो लोग अगले 1 घंटे तक रॉबर्ट को ढूंढते हैं, पर जब रॉबर्ट का कोई पता नहीं चलता है तो उन्होंने वहां के सर्च एंड रेस्क्यू टीम से संपर्क किया और तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अगले 24 घंटों तक रॉबर्ट का कोई पता नहीं चलता है और मुश्किल बात यह थी कि वहां पे बहुत ज्यादा स्नो गिर चुका था और इस कारण चल के रॉबर्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने हेलीकॉप्टर बुलवाए इस पूरे एरिया को हवा से सर्च करने के लिए। जब वो हेलीकॉप्टर आते हैं तो उन्हें माउंटेन पे 2000 फीट ऊपर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, पर सब ये सोचते हैं कि ये रॉबर्ट के हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन सब ने बात की थी वो शाम में कैंप में ही मिलेंगे। और तो और रॉबर्ट के पास ऐसा कोई सामान भी नहीं था कि वो 2000 फीट इतने स्नो स्टॉर्म में पहाड़ पे चढ़ाई कर सके। ये सर्च ऑपरेशन लगभग 5 दिनों तक चलता है और फिर इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है और रॉबर्ट के परिवार को कहा जाता है कि अब उनका मिलना नामुमकिन है। इसके 9 महीने बाद एक और क्लाइंबर पहाड़ पे हाइकिंग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास एक बैग, हंटिंग का सामान, एक बंदूक, जूते और ठंड का कोट रखा हुआ है। ये क्लाइंबर पुलिस को इत्तला करता है और वहां पे पुलिस आके ये कहती है कि ये सारा सामान रॉबर्ट विंटर्स का ही है। बहुत अजीब बात थी कि वहां पे रॉबर्ट का ये सब सामान तो मिला, पर न ही रॉबर्ट की बॉडी यहां मिली और न ही ऐसा कुछ संकेत मिला जो कि ये बता सके रॉबर्ट कहाँ गए हैं या फिर रॉबर्ट मर चुके हैं। अगले 1 साल बाद भी रॉबर्ट का थोड़ा और सामान इस इलाके में पाया गया, पर सबसे अजीब बात है बस रॉबर्ट का सामान ही पाया गया था और उसकी बॉडी या फिर ऐसा कुछ नहीं जो ये संकेत दे सके कि रॉबर्ट मर चुका है। रॉबर्ट के परिवार को 1 साल बाद फ्यूनरल की अनुमति मिली, क्योंकि उसका डेथ सर्टिफिकेट ही इशू नहीं किया जा रहा था तब तक। सबसे अजीब बात यह है कि रॉबर्ट खुद इस इलाके में 20 साल से आता रहा है और इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता था। तो इसका इस तरह यहाँ खोना और इतना ऊपर पहाड़ पे आना लगभग नामुमकिन ही लगता है। तो आखिरकार उस दिन रॉबर्ट के साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चलेगा। फरवरी 19, 1999 डॉक्टर कैथरीन वोंग, जो कि एक बच्चों की डॉक्टर थी, कैलिफोर्निया में बेयर वैली स्की रिसोर्ट में स्कीइंग करने के लिए जाते हैं। कैथरीन के साथ उसके पति जॉन, 3 में से 2 बेटे और दूसरे रिलेटिव भी थे। कैथरीन 47 साल की थी और उसके परिवार को स्कीइंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो लोग सुबह में रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं और थोड़ा फ्रेश होने के बाद स्कीइंग करने के लिए निकल जाते हैं। सारी सुबह बहुत अच्छे से स्कीइंग करने के बाद लगभग 11:30 बजे सब लोग वापस लॉज में जाते हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद कैथरीन के दोनों बेटे और उनके रिलेटिव कहते हैं कि वो बहुत थक चुके हैं और तुरंत स्कीइंग करने नहीं जाना चाहते। ये सुन के कैथरीन और उसके पति जॉन कहते हैं कि वो तो अभी के अभी स्कीइंग करने जाएंगे।
जॉन और कैथरीन एक के बाद एक स्कीइंग चालू करते हैं। जॉन नीचे आके कैथरीन का इंतजार कर रहा था, मगर कुछ देर बाद भी कैथरीन नीचे नहीं आती है। जॉन को लगता है जरूर कैथरीन को कहीं पे चोट लग गई होगी और वो धीरे धीरे स्लोप पे ऊपर जाता है पहाड़ चढ़ते हुए, ये देखने के लिए कि कैथरीन कहाँ बैठी हुई है। जॉन एकदम ऊपर पहुंच जाता है पर कैथरीन कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो तुरंत वहां पे स्कीइंग रिजॉर्ट वालों को बताता है और फिर वो लोग खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैथरीन कहीं स्कीइंग करते करते आसपास के जंगलों में तो नहीं चली गई है, मगर उन्हें वहां ऐसा कोई भी स्कीइंग का निशान नहीं दिखता है जो कि जंगलों में जा रहा हो। 2 घंटे ढूंढने के बाद पुलिस को बताया जाता है और तभी एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। रात तक बहुत दूर दूर तक सर्च किया जाता है पर कैथरीन का कभी भी पता नहीं चलता है। अगले 2 दिनों तक कई 100 लोग इस मिशन का हिस्सा होते हैं, मगर कहीं से भी कैथरीन का पता नहीं चलता है। और 2 दिन बाद वहां के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स कैथरीन के घर वालों को इत्तला करते हैं कि वो समझते हैं अब कैथरीन इस दुनिया में नहीं होगी और उन्हें ये सर्च ऑपरेशन बंद कर देना पड़ रहा है। न्यूज चैनल्स ने यह भी कहा कि उस वक्त हो सकता है इसमें जॉन का भी हाथ हो और शायद कैथरीन खुद ही जॉन से तंग आके भाग गई हो। मगर जॉन एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं और जब उनकी शादी के बारे में पूछा जाता है तो ये पता चलता है पिछले 20 सालों से वो दोनों बहुत ही खुश और हैप्पी कपल की तरह रह रहे थे और उनमें कोई भी तकरार नहीं थी। कैथरीन के खोने के 4 महीने बाद उसका स्कीइंग का सामान और बैग उस रिसोर्ट के पिछले पहाड़ी पे 5 मील दूर पाया गया था। और तो और उसका शरीर के हिस्से या फिर हड्डियां 1 मील लंबे रास्ते पे फैले हुए पाए गए थे। ये जगह इतनी दूर थी कि शुरुआत में यहां किसी ने सर्च नहीं किया था और तो और यहां पर जाते हुए कई पैरों के निशान भी नहीं थे जो ये बताते कि कैथरीन स्कीइंग करते करते या फिर चलते चलते इस पहाड़ के इस हिस्से में गई हो। कई लोगों ने ये कहा कि उसकी बॉडी को देखते हुए लगता है कि कैथरीन के मरने के बाद कई जंगली जानवरों ने उसके शरीर को खींचा होगा, इसीलिए उसकी हड्डियां इतनी दूर दूर पाई गई है। और कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआत से ही ये किसी जंगली जानवर का हमला लगता है, यानी कैथरीन जब स्कीइंग कर रही थी तभी किसी जंगली जानवर ने उस पे हमला किया होगा और उसे खींचते हुए इस जगह पे ले आया होगा। बहरहाल सवाल ये उठता है ये कौन सा जानवर है जो इस स्कीइंग रिसोर्ट के आसपास है और क्या और भी लोग इसके शिकार हो सकते हैं या नहीं। साल 1991 कोरी फे नामक एक युवक हंटिंग के लिए जाता है अपने दोस्तों के साथ। कोरी को हंटिंग का बहुत ज्यादा शौक तो नहीं था, मगर वो कभी कभी दोस्तों के साथ हंटिंग कर लिया करता था। 3 दोस्त अपनी गाड़ी में जाते हैं हंटिंग के लिए और उस जगह पे पहुंचते हैं सुबह 7 बजे। ये तय होता है कि तीनों अकेले हंटिंग करेंगे और शाम को 6:30 बजे ही वापस गाड़ी के पास मिलेंगे। शाम के 6:30 बज जाते हैं और कोरी के दोनों दोस्त गाड़ी के पास आके पहुंचते हैं, मगर कोरी नहीं। वो दोनों दोस्त थोड़ी देर के लिए ढूंढते हैं, मगर जब कोरी का कोई पता नहीं चलता है तो पुलिस को बताया जाता है और एक सर्च ऑपरेशन चालू हो जाता है। 10 दिनों तक 4 हेलीकॉप्टर, 7 स्निफिंग डॉग्स, घुड़सवार सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स और लगभग 250 लोग इस सर्च में हिस्सा लेते हैं, मगर फिर भी कोरी का नामो निशान तक नहीं मिलता है। 10 दिनों बाद ऑफिशियल सर्च को बंद कर दिया जाता है, पर फिर भी कई लोग कुछ हफ्तों तक सारे जंगल को ढूंढते हैं ताकि कोरी का कोई पता चले, मगर कोरी का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोगों को यह भी शक होता है कि कहीं कोरी के ही दोस्तों ने उसे गलती से गोली तो नहीं मार दी है और फिर उसकी बॉडी को दफना दिया हो, पर उनकी टीम में 7 स्निफिंग डॉग्स थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कुत्ते जरूर कोरी की बॉडी को ढूंढ निकालते।
10 दिन बाद जब कोरी का कोई पता नहीं चलता है, तब FBI को भी इस केस में जोड़ लिया जाता है और अगले 1 साल तक केस में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि आगे कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। नवंबर 1992 में एक हंटर उसी जंगल में हंटिंग कर रहा था और उसे एक बैग और एक राइफल मिलती है। वो हंटर ये सारा सामान पुलिस को सौंप देता है और पुलिस तुरंत ये बताती है कि ये सारा सामान कोरी फे नामक लड़के का है, जो पिछले साल इस जंगल में खो गया था। तुरंत उसी एरियाज में एक सर्च शुरू होती है और उन्हें कुछ दिनों में ही कोरी की कुछ हड्डियां बरामद होती है, पर बाकी और कुछ भी कोरी का सामान बरामद नहीं होता है। कोरी का ये सामान जहां पे मिला था और कोरी साल के जिस वक्त लापता हुआ था, ये बिल्कुल नामुमकिन था कि कोरी वहां से इस जगह पे आया हो, क्योंकि इस रास्ते पे लगभग 10 फीट से ज्यादा का बर्फ रहता है और कोई भी इस रास्ते पर और इस पहाड़ पे साल के उन 2 या 3 महीने तक नहीं जा सकता है। ये बात पे भी कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, और खासकर कोरी के घर वाले। उसके घर वालों ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने कहा था कि कोरी ने जंगल और पहाड़ों पे रहने की बहुत सारी ट्रेनिंग्स की थी, और ऐसी ट्रेनिंग्स में यह बताया जाता है कि सर्दी के समय हमें पहाड़ पे ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ तापमान और कम होता है और खोए हुए आदमी का सरवाइव करना मुश्किल होता है, जबकि अगर हम नीचे की तरफ आए तो लोग हमें ढूंढ भी सकते हैं और तापमान भी कम होता है, जिससे हमारा सरवाइव करने का मौका और ज्यादा हो जाता है। तो कोरी के घर वाले यही कह रहे थे कि ऐसी ट्रेनिंग पाने के बाद कोरी ठीक उसका उल्टा करेगा, ये बिल्कुल नामुमकिन था। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शायद किसी जानवर का हमला हो, मगर ऐसा कौन सा जानवर है जो कि एक 17 साल के तगड़े लड़के को उसके बैग और राइफल के साथ पहाड़ पे 300 फीट से भी ज्यादा ऊपर खींच के ले जा सके, और वो भी 10 फीट से ज्यादा स्नो में। तो ये किस्सा भी बाकी के किस्सों की तरह बहुत ही अजीब है, क्योंकि कोरी के साथ उस दिन क्या हुआ था ये राज भी कोरी के साथ ही चला गया। आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। साल था 1981 और मॉरिस डोमेट्स नामक एक 84 वर्ष का इंसान यूएसए के कोलोराडो स्टेट में रहता था। मॉरिस एक चर्च के द्वारा नियुक्त मिनिस्टर थे और उनके पास धार्मिक पढ़ाई में एक पीएचडी भी थी। मॉरिस की उम्र तो बहुत थी और उनको बहुत ही गंभीर आर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी, और उनका खुद से कहीं भी आना जाना लगभग नामुमकिन था। मॉरिस का एक शौक था कि उनको जमीन से टोपैज पत्थर निकालना बहुत अच्छा लगता था। वो पहाड़ों में अलग अलग जगहों पर जाते जहाँ के टोपैज पत्थर होते हैं, और उन जगहों पर वो जमीन से ये पत्थर ढूंढ के निकाला करते थे। पर अब मसला ये था कि उनके पैरों की वजह से वो अकेले कहीं भी नहीं आ जा सकते थे, और उनको हमेशा ही एक इंसान की ज़रूरत होती जो कि उन्हें वहाँ तक गाड़ी से ले जा सके और उनको उस खुदाई की जगहों पर भी ले जा सके जहाँ ये पत्थर ढूंढे जाने हैं। मॉरिस का एक दोस्त था जिसका नाम था डेविड, और वो हमेशा उनको ऐसी जगहों पे ले जाता था, क्योंकि एक तो इसे मॉरिस की मदद भी हो जाती थी और डेविड खुद भी टोपैज संग्रह करने का शौक रखता था। 29 अप्रैल 1981 डेविड और मॉरिस ये तय करते हैं कि वो पाइक नेशनल फॉरेस्ट नामक एक जगह पे टोपैज ढूंढने जाएंगे। ये दोनों यहाँ पे कई बार आ चुके, और यहाँ पे एक खास जगह थी जिसका नाम था डेविल्स हेड। वहाँ टोपैज बहुत भारी मात्रा में पाया जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग की अगर माने तो डेविल्स हेड जगह हॉन्टेड है, मगर ये दोनों यहाँ हमेशा ही आया करते थे और वैसे भी ये दिन के वक्त ही यहाँ रहते थे।
मॉरिस और डेविड उस जगह पे पहुंचते हैं जहां उनको खुदाई करनी थी। डेविड अपनी गाड़ी को एक छोटे से टीले पे पार्क करते हैं और फिर मॉरिस की मदद करते हुए वो नीचे उतरते हैं जहां की खुदाई करनी थी। मॉरिस के पास एक बैग था जिसमें उनके पास वो सारा सामान था जो कि उन्हें खुदाई और पत्थर निकालने के लिए लगता है। डेविड ने मॉरिस को वहां छोड़ के खुद लगभग 100 मीटर दूर एक दूसरी जगह पे गए जहां उनको आखिरी बार बहुत सारे टोपैज पत्थर मिले थे। अगले कई घंटों तक दोनों अपनी अपनी जगह पे, जो कि एक दूसरे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही थे, वहां टोपैज पत्थर ढूंढने लगे। डेविड हर 10 या 15 मिनट में एक बार अपने सिर को उठाते और मॉरिस को देखते थे कि वो ठीक ठाक है या नहीं और अपना काम कर रहे हैं या नहीं। लगभग 3:45 बजे डेविड सोचते हैं कि अब जाने का वक्त हो चला है और वो सर उठा के मॉरिस को देखते हैं तो वो अपनी जगह पे नहीं थे। डेविड ने मॉरिस को लगभग 15 मिनट पहले ही अपनी जगह पे देखा था तो वो कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं। डेविड को पता था कि मॉरिस वैसे भी बिना मदद के ज्यादा दूर चल के नहीं जा सकते और ऐसी किसी जगह पे तो वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे जहां इतना पत्थर और कंकड़ है। डेविड फिर से खड़े होके चारों तरफ देखते हैं तो उनको मॉरिस नहीं दिखते। डेविड ने सोचा हो सकता है कि मॉरिस किसी पेड़ के पीछे ही वॉशरूम करने गए होंगे। डेविड चलते हुए मॉरिस वाली जगह पे पहुंचते हैं। डेविड थोड़ा हैरान हो जाते हैं जब उसने देखा कि वहां नहीं मॉरिस था और न ही मॉरिस का बैग जिसमें कि उसका पूरा सामान था। डेविड ने अब सोचा कि हो सकता है मॉरिस थक गए होंगे और वापस गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, पर सच्चाई तो ये है कि मॉरिस वहां से चल के ऊपर गाड़ी तक जा ही नहीं सकते थे बिना किसी की मदद के। डेविड आसपास देखते हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं कि वहां पे कोई आया हो या फिर मॉरिस पे किसी जानवर ने हमला किया हो, मगर आसपास न ही खून था और न ही किसी इंसान या जानवर के कदमों के निशान। तो ऐसा कुछ हुआ होगा ये तो मुश्किल ही लग रहा था। इसके बाद डेविड सोचते हैं कि हो ना हो किसी तरह से मॉरिस यहां से गाड़ी तक पहुंच गए होंगे और वहां जाने से मॉरिस जरूर मिल जाएंगे। गाड़ी में वापस जाके देखने पर भी वहां मॉरिस का कोई निशान नहीं था। अब डेविड थोड़ा घबरा जाते हैं और गाड़ी में बार बार हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि उससे अगर मॉरिस कहीं आसपास हो तो उनको आवाज दे और बता सके कि वो कहाँ है। लगातार हॉर्न बजाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। तभी वहां पे 3 मोटरसाइकिल चालक आए और डेविड से पूछने लगे कि क्या हुआ है। डेविड उन लोगों को पूरी बात बताते हैं और अगले 2 घंटों तक वो 4 लोग मिलके मॉरिस को पूरे इलाके में ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। डेविड और वो 3 लोग फिर पुलिस को इत्तला करते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है। यह ऑपरेशन अगले 2 हफ्तों तक चला, जिसमें 100 से अधिक लोग थे। पुलिस के खोजी कुत्ते थे, मगर फिर भी मॉरिस का कोई भी पता नहीं चलता है। ऐसे लग रहा था कि मॉरिस एक पल में ही जैसे उस जगह से गायब हो गए थे। ना ही कोई पैरों के निशान, ना ही और कोई सबूत या सुराग कि वो डेविल हेड से कहीं बाहर गए भी होंगे। मॉरिस की बीवी ने कोलोराडो के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने ये कहा था कि उनके पति का उस जगह से खुद ब खुद कहीं भी जा पाना पूरी तरह ही नामुमकिन है, क्योंकि वो 5 कदम भी बिना सहारे के चल नहीं सकते। हो ना हो उसको किसी इंसान या किसी चीज ने वहां से गायब किया है। मॉरिस की पत्नी को इस लेटर का कोई भी जवाब नहीं आता। डेविड पोलाइटस जब इस कहानी को अपने मिसिंग 411 केसेस में शामिल करते हैं
उसके बाद मॉरिस के केस को फिर से खोला जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मगर आज तक भी पता नहीं चल पाया है कि 29 अप्रैल 1981 को मॉरिस डोमेट्स के साथ क्या हुआ था। 2013 में एक डॉक्टर था जिसका नाम था जिम मैकग्रोगन, और ये यूएसए के इंडियाना स्टेट में रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। सब लोग इन्हें बहुत ही काबिल डॉक्टर और बहुत ही अच्छा इंसान, पति और पिता माना करते थे। जिम को ऐसे काम जिसमें कि थोड़ा रोमांच आए बहुत पसंद थे। जिम खुद 39 साल के थे और बहुत ही फिट थे। उसे हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्नो स्कीइंग और ऐसे सारे काम बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो ये सब हमेशा ही किया करते थे। 2014 के मार्च महीने में जिम ने ये तय किया कि वो कोलोराडो में अपने कुछ दोस्तों के साथ हाइकिंग करने के लिए जाएंगे। जिम पूरी प्लानिंग करते हैं कि वो किस जगह पे जाएंगे और ये हाइक कितने देर तक चलेगी। हाइक की जगह एक स्की रिसॉर्ट भी होता है, तो जिम एक ट्रेनिंग क्लास भी लेते हैं इस हाइक से पहले कि अगर हाइकिंग करते वक्त वो खो जाए या कुछ भी उनके साथ गलत हो तो वो अपने आप को उस परिस्थिति में किस तरह जिंदा रखे। जिम ये क्लास इसलिए लेते हैं ताकि उसकी बीवी को ये विश्वास हो कि जिम ऐसे हाइक पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिम और उसके दोस्त कोलोराडो में पहुंचते हैं और वो लोग सारा सामान खरीद लेते हैं जो कि उन्हें इस हाइक पे लग सकता है। जिम और उसके दोस्त उस ट्रेल की शुरुआत पे आते हैं और अब वो सब तैयार थे ये हाइक करने के लिए। जिम के पास एक सेलफोन था और एक एक्स्ट्रा सेलफोन की बैटरी थी। उसके पास एक बहुत अच्छा जीपीएस था जो किसी भी मौसम में काम कर सकता था। उसके पास खाने पीने का काफ़ी सामान था जिसे कि वो कई दिनों तक आराम से गुजारा कर सकता है। तो जैसे कि तय था वो लोग सब अपनी हाइक शुरू करते हैं। लगभग जब सुबह के 10 बज रहे थे तब जिम के बाकी के दोस्त बहुत थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते थे। जिम कहता है कि वो अभी आराम नहीं करना चाहता और वो आगे जाना चाहता है। जिम ने हाइक की प्लानिंग करते वक्त ऐसे बीच बीच में कई जगह तय की थी जहां वो लोग रुक के थोड़ा आराम करेंगे। जिम अपने दोस्तों को कहता है कि वो उन्हें तय किए हुए अगली आराम करने की जगह पे मिलेगा और वो अभी वहां तक हाइक करने के लिए जा रहा है। जिम के सारे दोस्त कुछ देर आराम करने के बाद फिर हाइक शुरू करते हैं। वो लोग तय की हुई अगली जगह पे जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जिम वहां नहीं था। वो सोचते हैं कि क्योंकि उन्होंने थोड़ा ज्यादा देर तक पिछली जगह पे आराम कर लिया था इसलिए हो सकता है जिम आगे निकल गया है और अब शायद उन्हें वो अगले आराम करने की जगह पे मिलेगा। वैसे मैं ये बता दूं कि उस समय वहां पे बहुत बर्फ गिरी हुई थी और पूरी ट्रेल के आसपास लगभग 2 फीट से भी ज्यादा का बर्फ था। मतलब अगर कोई इस ट्रेल से बाहर दूसरी जगह जाएगा तो यकीनन उसके कदमों के निशान ट्रेल से निकलते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीन पे अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो उसी ट्रेल की है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहां से अगर कोई ट्रेल छोड़ेगा तो उसके कदमों के या स्की के निशान जाहिर तौर से दिखाई देंगे। बहरहाल जिम के दोस्त धीरे धीरे हर एक आराम करने की जगह पे पहुंचते हैं और हर जगह पे जिम नहीं था और ना ही उस ट्रेल से बाहर जाते हुए कोई कदमों के या स्की के निशान थे और इसका मतलब यही हो सकता है कि जिम खुद से चलते हुए उस ट्रेल के अंत में पहुंच गया है।
शाम को 5 बजे जब जिम के सारे दोस्त उस ट्रेल के अंत में पहुंचते हैं जहां से उन्हें मुड़ के वापस जाना था, तो वो देखते हैं कि वहां जिम नहीं था। उसके दोस्त पूरे ट्रेल पे नजर रखते हुए आए थे और ये नामुमकिन था कि जिम किसी भी वक्त ट्रेल से हट के बाहर गया था, क्योंकि कोई भी कदमों के या स्की के निशान उस ट्रेल से बाहर जाते हुए पूरे रास्ते में नहीं थे। जिम के दोस्त वहां पे कुछ देर तक जिम को ढूंढते हैं और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। अगले 5 दिनों तक एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चालू होता है। इसमें बहुत सारे लोग थे, कई सारे खोजी कुत्ते थे और 3 हेलीकॉप्टर्स भी थे जो कि लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अच्छे से 5 दिनों तक ढूंढते हैं, मगर कहीं भी जिम का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। हेलीकॉप्टर्स उस पूरे एरिया के ट्रेल को अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं भी उन्हें ऐसा कुछ सबूत मिले कि कोई इंसान या कुछ कदमों के निशान उस ट्रेल को छोड़ते हुए बाहर निकले हो, मगर वहां पे न कोई पैरों के निशान और ना ही स्की के निशान उस ट्रेल के बाहर निकल रहे थे। वैसे 5 दिन होने के बाद भी जिम के दोस्त और घर वाले इसी उम्मीद में थे कि जिम बहुत ही अनुभवी है और उसके पास फोन भी है, एक्स्ट्रा बैटरी भी है और बहुत सारा खाने पीने का सामान है, तो वो सोच रहे होंगे कभी न कभी जिम वापस जरूर आ जाएगा। जिम के खोने के 20 दिन बाद 2 हाइकर्स को जिम की बॉडी मिलती है, उसी ट्रेल से लगभग 8 किलोमीटर दूर। जिम की मौत सर पे चोट लगने से हुई थी और उनके पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। इससे ये लग रहा था कि जिम किसी बहुत ही ऊंची जगह से गिर के मारे गए हैं, मगर कैसे और कहां से? जिम की बॉडी जब पाई गई तब उन्होंने बस एक शर्ट और पैजामा पहना हुआ था और उनके जूते भी वहां पे नहीं थे। ये कैसे हो सकता है कि इतनी ठंड में जिम अपने सारे ठंडी के कपड़े खोल के रखेंगे? जिम के पास उनका सारा सामान वैसे के वैसे ही था, मतलब खाने का सामान, उसका फोन, पीने का पानी, उसने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। जिम के फोन पे हमेशा ही सिग्नल था, तो ऐसा क्या हुआ था कि जिम ने किसी को भी कॉल नहीं किया मदद के लिए? सबसे अजीब बात यह थी कि जिम जहां पे पाए गए थे उसके आसपास और वहां पर कोई भी पैरों के निशान या स्की के निशान नहीं थे, जो कि ये साबित करे कि जिम वहां पे चल के या स्कीइंग करके आए थे। न वहां पे और न उस 7 किलोमीटर के रास्ते पर कहीं भी कोई भी निशान नहीं थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि जिम को ट्रेल से किसी ने उठा के 7 किलोमीटर दूर उस जगह पे रख दिया हो। जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को बताया गया तो 3 हेलीकॉप्टर्स के पायलट बताते हैं कि वो लोग उसी जगह को लगभग 10 बार सर्च कर चुके थे, मगर जिम वहां पे नहीं थे। इसका मतलब है कि पहले 5 दिनों के बाद जिम वहां पे आए थे, और इसका मतलब ये भी है कि पहले 5 दिनों तक जिम जिंदा थे, मगर कैसे आए थे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। सब इसी बात पे हैरान थे कि अगर जिम उस जगह पे 5 दिनों बाद आए तो पहले 5 दिनों तक जिम ने अपने फोन का इस्तेमाल करके मदद क्यों नहीं बुलाई? क्यों जिम ने अपनी ठंडी के कपड़े निकाल के फेंक दिए और क्यों अपने जूते भी निकाल दिए? क्यों जिम ने अपने बैग में रखा हुआ कोई भी खाने पीने का सामान इस्तेमाल नहीं किया खुद को जिंदा रखने के लिए? और सबसे अजीब बात है कि जिम उस जगह पे कैसे आए? साल था 1958 और बॉबी बिशप एक 10 साल का छोटा बच्चा था जो कि पूरी तरह से डेफ था, यानी सुन नहीं सकता था। बॉबी एक बहुत ही धार्मिक परिवार से था। 1958
कि गर्मी के मौसम में बॉबी का परिवार सोचता है कि वो बॉबी को एक क्रिश्चियन समर कैंप में भेजेंगे जो कि रॉकी माउंटेन्स नामक एक जगह पे है। वैसे ये कैंप एक पहाड़ के ठीक नीचे ही था, तो ऐसा था कि अगर कभी भी बच्चे पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो या घूम रहे हो तो वो अगर नीचे देखेंगे तो हमेशा उन्हें वो कैंप दिख जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ से एक छोटी सी नदी जाती थी जो कि बिल्कुल उस कैंप से होते हुए जाती, यानी अगर कोई बच्चा पहाड़ में खो भी जाता है तो वो अगर उस नदी के किनारे से चलते रहे तो वो कैंप तक जरूर पहुंच जाएगा। ये बातें कैंप के सारे बड़े लोगों ने यानी टीचर्स ने सारे बच्चों को कई बार बताई थी, ताकि अगर किसी भी तरह कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसे पता हो कैंप वापस कैसे आना है। अगस्त 15 को लगभग शाम को 6 बजे कई सारे बच्चे कैंप के आसपास अलग अलग काम कर रहे थे। बॉबी भी उस छोटी सी नदी में फिशिंग कर रहा था। एक कैंप के टीचर घूम घूम के सारे बच्चों को वापस कैंप में आने के लिए कह रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में ही अंधेरा भी होने वाला था। उस टीचर ने कहा कि उसने देखा कि बॉबी घूम के उस टीचर को देखता है और वो टीचर बॉबी को इशारे से वापस आने के लिए कहता है। बॉबी अपना सारा सामान बटोर के टीचर के पीछे आने लगता है। टीचर जब कैंप में वापस आते हैं तो देखते हैं बॉबी उसके पीछे नहीं था। वो टीचर तुरंत वापस उसी जगह पे जाते हैं पर देखते हैं बॉबी कहीं भी नहीं है। वो टीचर कैंप में आके बाकी के टीचर्स को बताते हैं और वो सब मिलके बॉबी को ढूंढने लगते हैं, पर बॉबी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है। ये कैसे हो सकता है? बॉबी बस कैंप से कुछ मीटर की ही दूरी पर था, तो वहां से वो कैसे खो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि कैंप में वापस आ रहे बाकी के किसी बच्चों ने भी बॉबी को नहीं देखा कि वो कहां गया होगा? उस कैंप के टीचर्स पुलिस को बताते हैं और तुरंत ही एक बहुत बड़ा सर्च मिशन चालू हो जाता है। कहते हैं इस सर्च मिशन में लगभग 300 से ज्यादा लोग थे जो कि 10 दिनों तक पूरे इलाके को बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं, पर बॉबी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे जैसे कि वो एक पल में नदी के पास मछली पकड़ रहा था और दूसरे सेकंड में वो धरती से गायब हो गया हो। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन तो 10 दिनों बाद बंद कर दिया जाता है, मगर उस कैंप के टीचर्स अपने फ्री समय में हमेशा वहां आके बॉबी को ढूंढने की कोशिश करते थे। इस घटना के लगभग 1 साल बाद 3 कैंप के टीचर्स जब एक बहुत ही मुश्किल जगह पे बॉबी को ढूंढ रहे थे तो उनको बॉबी का शव मिलता है। ये जगह एक बहुत ही ऊंची चोटी पे थी जिस पे एक 10 साल के बच्चे का चढ़ना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और तो और इस जगह पे बॉबी को पहले 10 दिनों तक कई बार ढूंढा गया था, पर उस वक्त वहां कुछ भी नहीं मिला था। तो 15 अगस्त की उस शाम को बॉबी के साथ क्या हुआ था जब वो टीचर उसे बुलाने के बाद वापस मुड़ जाते हैं? घटना को सुन के और सारे सबूत देख के ऐसा ही लगता है कि जैसे बॉबी वहां से गायब हो गया हो और उस चोटी पे मिला हो, या फिर किसी चीज ने उसे उठा के वहां रख दिया था, क्योंकि ये तो नामुमकिन ही था कि ये बच्चा किसी भी तरह वहां पहुंच सकता है। तो इस सीरीज की सारी घटनाओं की तरह ही हमारे सामने सवाल तो बहुत सारे हैं, पर जवाब एक भी नहीं। अक्टूबर 16, 1930 जॉन सलिवन, जो कि अपने 3 साल के भतीजे लॉरेंस के साथ थे और नेवाडा डेजर्ट के बीच में गाड़ी लेके जा रहे थे।
जॉन खुद एक गोल्ड माइनिंग का काम करते थे, तो वो उस वक्त वहां पे कुछ इलाके देखने गए थे कि जहां पे गोल्ड माइनिंग की जा सके। जॉन एक जगह पे आके अपनी गाड़ी रोकते हैं। अगली जगह जहां जॉन को देखनी थी वो एक छोटे से पहाड़ पे थी, तो जॉन अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं और अपने भतीजे लॉरेंस को गाड़ी में ही रुकने को कहते हैं, क्योंकि जॉन को जहां पे जाना था वो जगह गाड़ी से लगभग 200 मीटर की ही दूरी पे थी और वहां से जॉन को हमेशा ही गाड़ी और लॉरेंस दिखते रहेंगे। जॉन चलते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं और घूम के लॉरेंस को हाथ दिखाते हैं और वो भी वापस जॉन को हाथ दिखाता है, ये कहते हुए कि सब ठीक है। मतलब इस वक्त तक जॉन और लॉरेंस के बीच में इशारे में बात हुई थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वैसे मैं अब बता दूं कि ये एक डेजर्ट के बीचों बीच की जगह थी। जॉन को यह भी दिख रहा था कि आसपास शायद कई मीलों तक यहां ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर है। लगभग अगले 2 या 3 मिनट तक जॉन आसपास के इलाके को देखता है, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पे गोल्ड मिल सकता है या नहीं, और उसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार होता है। जॉन जैसे ही सर उठा के देखता है तो उसने देखा कि गाड़ी का गेट खुला हुआ है और लॉरेंस गाड़ी के अंदर नहीं था। जॉन शुरुआत में तो ज्यादा नहीं घबराता, ये सोच के कि शायद लॉरेंस को गर्मी हो रही होगी और इसीलिए वो दरवाजे को खोल के बाहर निकल गया है। जॉन वापस गाड़ी के पास जाके जब अंदर देखता है तो लॉरेंस वहां नहीं था। जॉन फिर गाड़ी के नीचे और आसपास भी देखता है और लॉरेंस कहीं नहीं मिलता। फिर उसने जोरों से आवाज लगानी शुरू की लॉरेंस का नाम लेकर, मगर फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आता। अब कुछ देर तक ढूंढने के बाद जब लॉरेंस का कोई पता नहीं चलता है तो जॉन बहुत घबरा जाता है। उसको पता था कि इस जगह पे अंधेरा होने के बाद तापमान बहुत गिर जाएगा और एक 3 साल के बच्चे की सारी रात इस ठंड में जिंदा रह पाने की आशंकाएं बहुत कम होंगी। जॉन ये तय करता है कि उसे ज्यादा वक्त न खोते हुए जाके यहां मदद ले आनी चाहिए ताकि लॉरेंस को ढूंढा जा सके। और ना चाहते हुए भी जॉन वहां से गाड़ी लेके चला जाता है पास के शहर में ताकि वो ये बात पुलिस को बता सके और एक सर्च एंड रेस्क्यू चालू हो जाए। कुछ देर बाद वहां पे पुलिस आ जाती है और लॉरेंस को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है। जॉन को शुरुआत में इस बात का यकीन था कि हो ना हो लॉरेंस को किसी ने अगवा ही किया है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जॉन कहाँ पे है और अगर उसे गाड़ी से उतरना ही था तो वो सीधा जॉन के पास ही आता और ना ही यहां वहां कहीं चला जाता। पहले 4 दिनों तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वहां नहीं लॉरेंस के पैरों के निशान थे और न ही किसी और इंसान या जानवर के थे। उस वक्त खबरों में ये बात भी होने लगी कि एक बच्चे को रेगिस्तान से चील उड़ा के ले गई है। लोगों को यही लग रहा था कि हो ना हो इस बच्चे को एक चील उड़ा के ले गई होगी। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और फिर वो लोग वहां के एक लोकल इंसान को बुलाते हैं जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढने में माहिर था। उस इंसान को लॉरेंस के कदमों के निशान दिखाई देते हैं और वो लोग वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं एक पहाड़ी के सामने। अब कुछ एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया जाता है और वो लोग उस पहाड़ी पे अपने सारे औजार के सहारे चढ़ते हैं लगभग 400 मीटर ऊपर, और वहां पे चढ़ते हुए वो देखते हैं चोटी से पहले बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और लॉरेंस उस पत्थर के ऊपर सोया हुआ था।
सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसको देख के लग रहा था कि उसे ना कोई चोट आई है और वो बिल्कुल ही ठीक है। लॉरेंस को नीचे उतारा जाता है और उसे जब पूछा गया कि वो उस गाड़ी से 12 किलोमीटर दूर और इस पहाड़ पे 1400 फीट ऊपर कैसे पहुंचा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह ऐसा पहाड़ था जहां एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स भी मुश्किल से चढ़ पा रहे थे। तो यह बच्चा बिना किसी चीज या मदद के कैसे इतने ऊपर पहुंच गया? और सबसे अजीब बात यह, इतने दिनों तक बिना खाके और इतनी ठंड में ये कैसे जिंदा रहा? लॉरेंस के पास किसी भी बात का जवाब नहीं था और फिर इस केस को वहीं पे बंद कर दिया गया। हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि उन 4-5 दिनों तक लॉरेंस कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। अक्टूबर 17, 1973 जेम्स और कैरल डफी ये तय करते हैं कि वो कैंपिंग करने जाएंगे। उनके पास एक बड़ी सी आरवी गाड़ी थी और उसमें वो अपना सारा सामान और 2 बच्चों को लेके, जिनका नाम था जिमी और नैटली, निकल जाते हैं। ये लोग एक जगह पे आते हैं जिसका नाम था लेक विनाची। ये जगह वॉशिंगटन में है और यहाँ पे बहुत लोग अपनी गाड़ियाँ और आरवी लेके आते हैं इस लेक के सामने कैंपिंग करने के लिए। अब ये परिवार यहाँ पहुँचता है, जिसके बाद ये लोग बाहर एक चक्कर लगाने का सोचते हैं। तभी दोनों बच्चे, जो कि इस जर्नी से बहुत थक चुके थे, सोना चाहते थे। तो कैरल दोनों बच्चों को बेड पे सुला देती है और उनकी 2 बिल्लियाँ जो कि उनके साथ आई थी, वो भी वहीं पे उनके साथ सो जाती है। वो अपने आरवी गाड़ी को बाहर से लॉक कर देते हैं और दोनों पति पत्नी चलने लगते हैं। जेम्स कहते हैं कि वो आसपास हंटिंग के लिए अच्छी जगह कोई देखना चाहते हैं और कैरल कहती है वो लेक के आसपास ही घूमेगी। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं, मगर दोनों हमेशा अपनी गाड़ी पे नजर रखे हुए थे। लगभग 15 मिनट के बाद जेम्स अपनी आरवी गाड़ी में वापस जाके देखते हैं कि बच्चे और बिल्लियां सभी सो रहे हैं। जेम्स नीचे उतर के इशारे से कैरल को बताते हैं कि सब ठीक है। जेम्स अब चल के अपनी बीवी के पास पहुंचता है और दोनों ही थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं। अचानक उन्हें उनकी गाड़ी की दिशा से एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो दोनों ही दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। जेम्स पहले वहां पहुंचता है और देखता है कि गाड़ी के अंदर नैटली और उनकी दोनों बिल्लियां सो रही है, मगर जिमी वहां नहीं है। यह बात उन्हें बहुत अजीब लगी कि एक बहुत ही जोर की चीख सुनाई देती है उनकी गाड़ी के तरफ से, जो कि उन्हें 200 मीटर दूर तक सुनाई दी, मगर उनकी बेटी और बिल्लियां फिर भी सोई हुई है। अगले कुछ देर तक जब उन्होंने पूरे इलाके को अच्छे से ढूंढ लिया और जब जिमी नहीं मिलता है, वो लोग पुलिस को इत्तला करते हैं। अब पुलिस आती है और अगले कई घंटों तक वो पूरे इलाके में अच्छे से सर्च करती है। वो लोग आसपास जितने भी लोग आए हुए थे कैंपिंग करने, उन सब से भी पूछताछ करते हैं, मगर किसी ने भी जिमी को ना ही देखा और ना ही कुछ सुना। पुलिस को अब जेम्स और कैरल पे भी शक होने लगा और पुलिस कहती है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को कुछ कर दिया है और अब ये सारी कहानी बना रहे हैं। मगर जेम्स और कैरल कसम खा के कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद अगले 4 दिनों तक एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें पुलिस थी, लोकल लोग थे, खोजी कुत्ते थे और हेलीकॉप्टर्स भी थे। ये सब मिलके इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से ढूंढते हैं, मगर जेम्स का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे पुलिस का शक और भी गहरा
हो जाता है कि इसमें बच्चे के माँ बाप का ही हाथ होगा। जेम्स और कैरल को एक पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और यह साबित हो जाता है कि वो दोनों ही सच बोल रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस को फिर भी इन पे शक था और वो धीरे धीरे जेम्स और कैरल के सभी जानने वालों से बात करते हैं, पर सभी यही कहते हैं कि ये दोनों अपने बच्चे जेम्स से बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। पुलिस को बस इतना ही पता चला कि वो बच्चा बहुत ही नाजुक है और उसे कहीं भी आने जाने के लिए अपने माँ और पापा के सहारे की जरूरत लगती है, क्योंकि ये साबित हो गया था कि जिमी के माता पिता ने कुछ नहीं किया और जिमी खुद इतना कमजोर था कि वो बाहर निकल नहीं सकता। तो एक ही चीज रह जाती है, किडनैपिंग। मगर यहाँ इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ था और पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। उस कैंप साइट के हर आदमी से अच्छे से पूछा गया था, तो ये बच्चा कहाँ गया? आज इस घटना को 50 साल हो गए हैं, मगर 17 अक्टूबर 1973 को जिमी डफी के साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चल पाया। मार्च 26, 1962 देर रात को क्रॉफर्ड परिवार ये देखता है कि उनके 1 साल की बच्ची बीमार है। ये परिवार यूएसए की टेनेसी नामक जगह में रहता है और अब वो रात को अपने बच्ची की हालत देख के ये तय करते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। बच्ची के माँ पापा उसको और अपनी दूसरी लड़की फे को गाड़ी में लेके बिठाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ दवाई देके घर वापस भेज दिया जाता है। अब वो लोग घर वापस आते हैं और गाड़ी को पार्किंग में पार्क कर देते हैं। वो पीछे घूम के देखते हैं कि उनकी 1 साल की बच्ची तो जगी हुई है, मगर 3 साल की फे सो गई है। वो लोग सोचते हैं कि पहले वो 1 साल वाली बेटी को उसके रूम में ले जाएंगे और सुला देंगे और फिर वापस आके फे को ले जाएंगे। दोनों ही गाड़ी को लॉक कर देते हैं और छोटी बच्ची को अपने रूम में ले जाते हैं सुलाने के लिए। लगभग 3 मिनट बाद वापस आने पे उन्होंने देखा कि फे गाड़ी में नहीं दिख रही थी। गाड़ी को जब खोलने की कोशिश की तो गाड़ी अभी भी लॉक थी, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है फे उड़ गई हो और हमारे साथ खेल रही है गाड़ी के नीचे छुप के। वो लोग गाड़ी को खोलते हैं और देखते हैं कि फे अंदर नहीं है। अब ये गाड़ी ऐसी थी कि इसमें बस सामने के 2 दरवाजे थे और पीछे की सीट वाले को अगर बाहर निकल के आना है तो उसे सामने की पैसेंजर सीट को नीचे गिराना होगा और फिर सामने की सीट पे आना होगा। सामने के दोनों डोर लॉक अंदर से टूटे हुए थे, तो अगर अंदर से किसी को दरवाजा खोलना है तो उसे शीशे को नीचे उतारना होगा और फिर बाहर से दरवाजा खोलना होगा। तो अगर देखा जाए तो यह संभव है कि फे ने सामने की सीट को उतारा, फिर सामने आई, फिर उसने शीशे को उतारा, बाहर से गेट खोला और उसके बाद शीशे को चढ़ा के लॉक करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये किया तो जा सकता है, मगर क्या एक 3 साल की बच्ची इतना जटिल काम कर पाएगी? पुलिस आती है और पूरे इलाके को ढूंढा जाता है, मगर फे का कोई पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे बर्फ गिरना चालू होती है और बहुत ठंड बढ़ती है। अब लोग इस बच्ची के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं पूरी रात ये बच्ची ठंड में कैसे गुजारेगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता है, पर फे का कोई पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह 11 बजे अचानक पता चलता है कि उनके घर से 3 मील दूर एक आदमी के घर के सामने एक बच्ची पाई गई है और वो फे है। वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी
और बस उसके पास जूते नहीं थे। पूरा परिवार ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और वो बच्ची अपने घर वापस आ जाती है। अब आमतौर से अगर मिसिंग पर्सन केस में कोई खोया हुआ इंसान मिल जाता है तो केस को बंद कर देते हैं, मगर इस घटना में केस को बंद नहीं किया जाता और उसका कारण था ये बच्ची जैसे खोई थी उस वजह से। मतलब पुलिस भी जानती थी कि इस छोटी सी बच्ची के लिए ये लगभग नामुमकिन है कि वो इस तरह से गाड़ी से निकले और उसके बाद पूरी रात भर इतनी ठंड में वो कहाँ थी और कैसे वो बच्ची जंगल से होते हुए 3 मील दूर टाउन के दूसरे कोने में पहुंच सकती है। बच्चे हमेशा अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, मतलब अगर रात हो गई है तो बच्चे कहीं भी हो सो जरूर जाएंगे और फिर सुबह उठ के आगे बढ़ेंगे। तो क्या रात भर फे कहीं जंगल में सो रही थी? जब फे को इस बारे में पूछा गया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि वो वहां कैसे पहुंची। और भले ही इस केस को बहुत दिनों तक खुला रखा गया, मगर किसी को पता नहीं चला कि फे इतनी रात को उस गाड़ी से कैसे निकली और इतनी ठंड में बर्फ में रात भर चल के जंगल से टाउन के दूसरे कोने में वो कैसे पहुंची। 2007 में पॉल वेमेंट एक 37 साल का वर्कर था जो कि सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में रहता था। पॉल का जब पहला डिवोर्स होता है तो उसको उसके 4 बच्चों की कस्टडी मिलती है और दूसरे डिवोर्स के बाद उसको उस शादी से हुए एक बच्चे की कस्टडी मिल जाती है। अब पॉल एक सिंगल बाप था और उसके पास 5 बच्चे थे। क्योंकि सबसे छोटा बेटा गेज बाकी के बच्चों से बहुत छोटा था और सिर्फ 2 साल का था, तो पॉल और गेज का रिश्ता बहुत गहरा था और पॉल हमेशा अपने साथ अपने छोटे बेटे को रखा करता था। अक्टूबर 25, 2001 पॉल ये तय करता है कि वो एक प्राइवेट जंगल में डियर का शिकार करने जाएगा। ये प्राइवेट जंगल ऐसा था कि आपको यहाँ आने के लिए एक मेंबर होना होगा और हर मेंबर को एक गेट पास दिया जाता था। तो पॉल जंगल की शुरुआत में आते हैं और अपने गेट पास के सहारे से जंगल में एंट्री कर लेता है। थोड़ी देर तक गाड़ी ड्राइव करके वो एक जगह पे पहुंचता है और पॉल सोचता है कि वो बाहर जाके देखेगा कि यहाँ कहीं डियर है कि नहीं शिकार के लिए। पॉल ने देखा गेज गहरी नींद में है और उसने सोचा कि वो बिना उसे उठा के थोड़ा आगे जाके देखेगा कि ये ठीक जगह है कि नहीं शिकार करने के लिए, और वो बस 1-2 मिनट ही दूर जाने वाला था तो वो चला जाता है। पॉल आगे जाता है और वहां उसे 2 लोग और दिखते हैं जो कि शिकार करने आए थे। अब पॉल बिल्कुल भूल जाता है और उनसे बात करने में मशरूफ हो जाता है। लगभग 30 मिनट बाद उसको अचानक याद आता है कि गेज गाड़ी में ही है और वो भाग के गाड़ी के पास पहुंचता है। पॉल देखता है कि गाड़ी के सामने का दरवाजा खुला हुआ है और गेज गाड़ी के अंदर नहीं है। पॉल उन दोनों शिकारियों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसका बेटा कहीं खो गया है। पॉल इतना ज्यादा परेशान था कि वो बार बार चीखे जा रहा था कि यह उसकी गलती है और रो रहा था। वो सभी शिकारी गेज को ढूंढते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता तो पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस आती है और इस बच्चे को ढूंढना शुरू करती है। ये बात ध्यान रहे कि ये जंगल एक प्राइवेट जगह थी और यहाँ पे आने के लिए एक पास लगता है और बिना उसके कोई भी इस जंगल में नहीं आ सकता। तो उस वक्त पूरे जंगल में वो 3 लोग ही थे, मतलब वो 2 शिकारी और पॉल। पुलिस बहुत देर तक गेज को ढूंढती है पर जब उसका कोई पता नहीं चलता तो
तो अब शक की सुई उन तीनों लोगों की तरफ जाती है। पॉल शुरू से यही कहे जा रहा था कि ये पूरी तरह से उसकी गलती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया और उसके लिए अब क्या हो गया है। पुलिस को फिर पॉल पे भरोसा होता है और जब पॉल कहता है कि बाकी के दोनों शिकारी भी उसके साथ ही थे, तो फिर से सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाता है। अगले 4 दिनों तक ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चलता है, मगर गेज का कहीं भी नामो निशान नहीं था। पुलिस ने 4 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया और उसके बाद पॉल के चर्च के लगभग 150 से ज्यादा लोग इस इलाके में आके सर्च जारी रखते हैं। इन 150 लोगों में एक आदमी था जेम्स एक रात को गेज को ढूंढते हुए खो जाता है और रात को वापस अपने कैंप तक नहीं आ पाता। जिम के साथ उसका कुत्ता भी था और वो दोनों रात को एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। अगले दिन सुबह उठ के जब वो दोनों वापस अपना कैंप ढूंढना चालू करते हैं तो उन्हें वहां पर गेज का शव मिलता है। जेम्स बच्चे को उठा के बहुत देर तक घूमता है और आखिरकार उसे अपना कैंप मिल जाता है। शुरुआत में पुलिस को जेम्स पे शक होता है, पर बाद में वो एक लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करता है और उस पे से शक हट जाता है। जेम्स ये कहता है कि उसको गेज जहां मिला था उसके चारों तरफ किसी जानवर के पैरों के निशान मिले थे। तो पुलिस को इस बात पे हैरानी भी हुई कि ये किस जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। और तो और जहां उसको गेज मिला था वहां पे खोजी कुत्तों ने पहले भी ढूंढा था। तो ये कैसे हो सकता है कि खोजी कुत्ते उसे ढूंढे और वो वहां ना मिले। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि इसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया यानी अधिक ठंड की वजह से इसकी मौत हुई थी। पॉल पूरी तरह से टूट गया था इस वाकये के बाद और हमेशा ही वो अपने आप को इसके लिए दोष दिया करता। कोर्ट ने भी लापरवाही के लिए पॉल को 30 दिनों तक की जेल की सजा सुनाई, पर पॉल गेज को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली।